अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास अब तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत सारे बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको पढ़ चुके हैं। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब हमने ऊप को इस्तेमाल करना है तो हमने किस तरह से सोचना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हमारा कैसे होगा प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जावा के अंदर हमने देखी है कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए हम एक क्लास डिज़ाइन करते हैं और क्लास के कंपोनेंट्स को हमने कैसे डिज़ाइन करना है, प्रॉपर्टीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है हमने, मेथड्स कैसे डिज़ाइन करने हैं हमने। अगर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होगा हमारे पास, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारे पास कैसे होगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो हमने बिफोर मिड जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब ऑनवर्ड हमारा ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स है इसके अंदर हमने ये 4 फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पढ़ने हैं, और ये 4 फीचर्स ही मेन रीज़न है कि क्यों ऊप जो पैराडिम है वो बहुत ही पॉपुलर है कंपैरेटिवली बाकी पैराडिम्स के ऊपर। और करंटली बहुत सारे फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जो कि इस ऊप पैराडिम को इस्तेमाल करते हैं जब हम उनको इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। इन 4 फीचर्स में जो पहला फीचर है हमारे पास वो इनकैप्सुलेशन है, सेकंड फीचर हमारे पास इनहेरिटेंस है, फिर एक और फीचर हमारे पास आगे जाके आएगा पॉलीमॉर्फिज्म, और फिर लास्ट फीचर हमारा जो है वो एब्स्ट्रैक्शन होगा। हमने वन बाय वन इन फीचर्स को देखना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि इन फीचर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम इन फीचर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेकेंडली फिर हम ये देखेंगे कि इन फीचर्स को अब इस्तेमाल कैसे करना है, यानी एक तो इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये फीचर कैसे हमारी प्रोग्रामिंग टेक्निक को इम्प्रूव करेंगे, और सेकेंडली फिर हम जावा में इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम 2 फीचर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक फीचर हमारा इनकैप्सुलेशन है और दूसरा फीचर हमारा इनहेरिटेंस है। इनकैप्सुलेशन को 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, और हम दोनों कॉन्टेक्स्ट को वन बाय वन देख लेते हैं। जो पहला कॉन्टेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन का उसे हम कहते हैं रैप करना। आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे कोई कैंडी किसी रैपर के अंदर आप रैप कर देते हैं, इसी तरह एक क्लास जो है वो बाकायदा एक रैपर के तौर पे काम कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। मैं इसकी एग्जांपल क्लास में भी शायद आपको दे चुका हूँ जब हमने स्टार्ट में ऊप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे कि आप इसका कंपैरिजन एक टैबलेट और एक कैप्सूल के साथ कर सकते हैं, जिसमें अगर आप कैप्सूल को देखें तो वो जो टैबलेट जो मेडिसिन होती है वो एक रैपर के अंदर इनक्लोज्ड होती है। सिमिलरली इनकैप्सुलेशन के अंदर हमारी क्लास जो है वो 2 डिफरेंट यानी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर, एक ऑब्जेक्ट के 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक रैपर के अंदर इनक्लोज करके दे रही है। और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल एंटिटी के तौर पे अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डाटा भी स्टोर कर सकता है, उसको अपनी प्रॉपर्टीज़ का भी पता है, और सेकेंडली वो उन बिहेवियर्स या उन एक्शंस को भी परफॉर्म कर सकता है जो हमने मेथड्स की फॉर्म में क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप का एक ऑब्जेक्ट आप उसको सपोज कर लें कि वो आपका एक कैप्सूल है। आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने दूसरे ऑब्जेक्ट से भी एक तरह से इनकैप्सुलेट होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता कि दूसरे ऑब्जेक्ट ने भी सेम क्लास इस्तेमाल करके उन सेम प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल किया हुआ है या उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर की हुई है। तो उसको अपनी प्रॉपर्टीज़ का पता है और उसको ये पता है कि मैंने इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या वैल्यूज़ स्टोर की हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमने ऊप को इस्तेमाल करके क्लास क्रिएट की है तो हमने इनकैप्सुलेशन अचीव कर ली है, क्योंकि जैसे ही हमने क्लास क्रिएट की है तो हमारा वो एक रैपर जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमारी चूँकि प्रॉपर्टीज़ और मेथड उस क्लास के अंदर मौजूद हैं तो वो एक रैपर का ही काम कर रही है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। इस चीज़ को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप जस्ट कुछ इमेजेस को ही जाके अगर आप गूगल सेक्शन में व्यू कर लेंगे, यानी मैंने क्यूरी दी है इनकैप्सुलेशन इन ऊप और मैंने फिर डिफरेंट इमेजेस को देखा है, तो यहीं से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकैप्सुलेशन के अंदर वो जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं रैपर कॉन्सेप्ट की, तो वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगर मैंने एक इमेज को सिलेक्ट किया है,
सो अगर आप किसी भी इमेज को देखें तो वो एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो दे रही है कि इनकैप्सुलेशन में क्लास को एक कैप्सूल के साथ रिप्रेजेंट किया गया है और उसके अंदर बेसिकली क्लास एक रैपर है और जो उसके अंदर की मेडिसिन है वो आपके पास वो डिफरेंट वेरिएबल्स और मेथड्स हैं। सो वेरिएबल से मुराद यहाँ पे क्लास के अंदर आप जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर रहे होते हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेटली इनकैप्सुलेट है। जैसे ये ऑब्जेक्ट 1 है तो उसका डाटा और उसके मेंबर फंक्शंस जो क्लास के अंदर डिफाइन किए, यानी एक्चुअली में जब एक ऑब्जेक्ट बना है तो वो अपने डाटा मेंबर्स और अपने मेंबर्स फंक्शंस को ही पहचानता है। सिमिलरली हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से इनकैप्सुलेट होके पड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो है वो इनकैप्सुलेशन का वो ये है कि हम क्लास क्रिएट करते हैं तो हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर लेते हैं। लेकिन एक सेकंड कॉन्सेप्ट भी है और उस कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन हमारे पास जो है वो डाटा हाइडिंग का नाम है। और डाटा हाइडिंग से जब हम मुराद लेते हैं इनकैप्सुलेशन को तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी किसी भी प्रॉपर्टीज़ को वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, या प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑब्जेक्ट से हाइड कर दिया है कि वो उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे। और जब हम इनकैप्सुलेशन की को अचीव करने की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स मौजूद हैं और वो जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हम डाटा को हाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स है। तो वैसे तो हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक हो सकता है, वो प्राइवेट हो सकता है या फिर वो प्रोटेक्टेड हो सकता है। लेकिन अगर हमने एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली जाके मॉडिफाई नहीं करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए वो डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करेगा और उन मेथड्स के अंदर हम डिफरेंट रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि आपने किस प्रॉपर्टी को किस तरह से चेंज करना है। आप उसकी एग्जांपल एक ऐसे ले सकते हैं कि सपोज किया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो उसकी हाइट डिफाइन की हुई है और अब ये ऑब्जेक्ट अपनी उस हाइट वाली प्रॉपर्टी को जाके चेंज करना चाहता है। अब इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार तो ये है कि हम इस हाइट वाली प्रॉपर्टी को पब्लिक मार कर दें। जब हम इस अपनी हाइट वाली प्रॉपर्टी को पब्लिक मार करेंगे तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जाके इस हाइट वाली प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, यानी हाइट की प्रॉपर्टी जो है वो हमने हाइड नहीं की हुई है। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी में बगैर किसी चेक के कोई वैल्यू जाके स्टोर कर रहा है, यानी हमने इसको वैलिडेट नहीं किया, हमने वैल्यू को चेक नहीं किया और ऑब्जेक्ट को ये कह दिया कि आप कोई भी वैल्यू जाके स्टोर कर दो, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि हाइट की वैल्यू नेगेटिव में जाके स्टोर हो जाए या ऑब्जेक्ट नेगेटिव में कोई वैल्यू जाके स्टोर कर देगा। डेफिनेटली जब सिस्टम को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो यूज़र्स ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यूज़र्स जो है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो है वो एरर्स कर देते हैं, तो उस एरर्स की वजह से उस प्रॉपर्टीज़ की इनवैलिड वैल्यू स्टोर्ड हो सकती हैं। यानी ये हमारी प्रॉपर्टी वैलिडेट नहीं है तो और ऑब्जेक्ट इसको जाके इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करेगा तो प्रॉपर्टी आगे से उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगी। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी में जाके वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, बल्कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए दरमियान में हमने एक मैकेनिज्म डिफाइन कर दिया है और वो मैकेनिज्म क्या है कि हमने दरमियान में एक मेथड को इन्वॉल्व कर दिया है। और मेथड हमने इसलिए इन्वॉल्व किया है कि चूंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने प्राइवेट मार्क कर दी है और हमारा ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास हमने इसको प्राइवेट मार्क कर दिया है और हमारा ऑब्जेक्ट इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दरमियान में मेथड को इन्वॉल्व कर लेंगे। अब जब भी इस ऑब्जेक्ट ने इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा तो वो थ्रू मेथड एक्सेस करेगा। जब हम थ्रू मेथड उसको एक्सेस देंगे तो मेथड्स के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, हम इफ एल्स की स्टेटमेंट्स बना सकते हैं और उन इफ एल्स की स्टेटमेंट्स के अंदर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कब आपने इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है और कब आपने वैल्यू स्टोर नहीं करनी। तो सेकंड जो कंसेप्ट है हमारा
इनकैप्सुलेशन का, वो डाटा हाइडिंग का है, जिसको हम डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ अचीव कर लेते हैं। इसमें दो एक्सेस स्पेसिफायर तो हमारे पास सिंगल क्लास के अंदर भी इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे पब्लिक और प्राइवेट है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड का एक्सेस स्पेसिफायर्स है ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होती है। सो पहले हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देख लेंगे और उसके बाद हम देख लेंगे कि इनहेरिटेंस के अंदर फिर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का क्या रोल हमारे पास हो जाएगा। सो ये यहाँ तक हमारा ये पहला फीचर जो है ये कंप्लीट हो गया है। और जावा में अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना लेते हैं, बल्कि हम इसको भी बड़ा क्विकली एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम इसका भी। तो जैसे ये मेरा इक्लिप्स का वर्क प्लेस है और यहाँ पे जाके हम सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एक। मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट का। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जाके दो सिंपल सी क्लासेस ऐड कर लेते हैं। एक क्लास जो है वो पर्सन की ऐड करती मैंने, और एक क्लास मेरी वो है जिस क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। और एक क्लास मैंने कंट्रोलर की क्रिएट कर ली है। एंड लेट्स से पर्सन क्लास के अंदर हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं और प्रॉपर्टी का नाम हम प्रॉपर्टी फिलहाल हम पब्लिक मार कर देते हैं, डाटा को हाइड नहीं करते। और प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर देते हैं इंच ऑफ हाइट। ठीक हो गया। अब जब मैं ये कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं तो इससे क्या मुराद है। लेट्स से ये मेरा इंटरफेस है, यहाँ से मेरी एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी, यानी यूज़र जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा या जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो मेन से क्रिएट होगा, और ऑब्जेक्ट जब भी अपनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस करना चाहेगा तो मेन के अंदर ही उसकी स्टेटमेंट्स आएंगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट P1 जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। और अब अगर ये P1 कोई वैल्यू अपनी एक प्रॉपर्टी हाइट में स्टोर करना चाहता है तो ये कर सकता है बाय यूजिंग P1.height, यानी एक ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बगैर मेथड्स को दरमियान में इन्वॉल्व किए वो इस प्रॉपर्टी में जाके कोई भी वैल्यू स्टोर कर पा रहा है, और ये वैल्यू स्टोर हो भी रही है। और अगर आप इस वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो दैट्स मीन आपका जो डाटा है वो एक्सपोज पड़ा हुआ है, उस डाटा के ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं है कि आप उस डाटा को हाइड कर लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम यहाँ पे भी एक चेक लगा सकते हैं कि जब हम हाइट की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेट्स से यूज़र इनपुट कर रहा है, तो हम उस वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि क्या वो वैल्यू पॉजिटिव आई है या फिर नहीं आई है। यस, इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर सपोज कि मैंने ये वैल्यू यूज़र से इनपुट करवानी है तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ बिफोर असाइनिंग द हाइट प्रॉपर्टी कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है, या ये उस वैलिड रेंज में है या नहीं है। लेकिन अगर सपोज किया मैंने 1000 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और 1000 ऑब्जेक्ट्स में हर ऑब्जेक्ट की एक हाइट की प्रॉपर्टी है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे फिर वो वैल्यू जो है वो एक्सप्लिसिटली जाके चेक करनी पड़ेगी, 1 बाय 1 मैनुअली चेक करनी पड़ेगी। तो रैदर देन के हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करें कि हम यहाँ पे इतनी चेक लगाएंगे और इतनी कंडीशंस लगाएंगे और हम डाटा को हैंडल करेंगे, तो इसका मतलब है फिर हमने ऊप से कोई फ़ायदा ही नहीं उठाया। अब इसका सेकंड हल क्या है कि हम इस प्रॉपर्टी को क्या मार्क कर दें, हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मार्क कर दें प्राइवेट। सो जैसे ही मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्राइवेट किया है तो इस वाली स्टेटमेंट के अंदर एरर आ गया है, देखें। और ये एरर ये आ रहा है कि ये जो हाइट प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, यानी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस हाइट प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता। और ये दोनों स्टेटमेंट्स में एरर आ गया है, जहाँ पे वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ या जहाँ पे वैल्यू मैं एक्सेस करके स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो चूंकि अब ये प्रॉपर्टी एक्सेसिबल ही नहीं है तो हम इसको किसी भी तरह से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना हम इसको रीड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, ना हम इसको राइट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी की एक्सेस देने के लिए मुझे यहाँ पे कोई मैकेनिज्म डिफाइन करना पड़ेगा, और वो मैकेनिज्म एक ही है कि हम यहाँ पे मेथड्स डिफाइन करें। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ को जिनको हमने प्राइवेट मार्क किया हुआ है हम उनके लिए दो मेथड डिफाइन करते हैं, एक गेट का और एक सेट का।
तो लेट से मैं एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ सेट हाइट के नाम से, जो हाइट की वैल्यू को सेट करेगा, और एक मेथड हमारा हो जाएगा गेट हाइट के नाम से। यानी जब हमने इस प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करना होगा तो हम गेट वाला मेथड यूज करेंगे, और जब हमने इस प्रॉपर्टी में वैल्यू स्टोर करनी होगी तो हम सेट वाला मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। और तरीकेकार भी यही है कि आप उनके नाम के साथ सेट और गेट इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि आप उनको डिफ्रेंशिएट करें कि ये वो मेथड है जो आपका वैल्यू असाइन कर रहा है, और ये वो मेथड है जो आपको वैल्यू रिट्रीव करके दे रहा है। जो सेट का मेथड होगा उसकी रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड आएगी, और जो गेट का मेथड होगा उसकी रिटर्न टाइप वही होगी जो आपकी प्रॉपर्टी की रिटर्न टाइप है। जो सेट का मेथड होगा ये हमेशा एक वैल्यू रिसीव करेगा, जो वैल्यू इसने प्रॉपर्टी को असाइन करनी है, और जो गेट का मेथड होगा ये कोई वैल्यू रिसीव नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये है कि ये मेथड यहाँ से वैल्यू रिसीव करेगा और ये वैल्यू हाइट को असाइन करेगा। तो ये जो वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं, इसको असाइन करने से पहले हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू किस रेंज में है। सो अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है ये एक वैलिड वैल्यू है, और हम हाइट प्रॉपर्टी को ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो हमारा गेट का मेथड है वो क्या करेगा, उसने कुछ वैल्यू असाइन नहीं करनी है, तो लिहाजा वो सिंपली हाइट की जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। सो अब हमने क्या किया, अब हमने ये मैकेनिज्म डिफाइन कर दिया है कि हमने इन प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करना है। तो एक हमारा सेट का मेथड है और एक हमारा गेट का मेथड है। इसी तरह अगर एक और प्रॉपर्टी होती है, सपोज किया तो अब ये प्रॉपर्टी भी प्राइवेट होगी, इसका मतलब है इसके भी मैं अलग से गेटर और सेटर के मेथड क्रिएट करूंगा। तो आप जितनी प्रॉपर्टीज अपनी प्राइवेट क्रिएट करते जाएंगे, हर प्रॉपर्टीज की एक्सेस के लिए आपने दो मेथड्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। एक आपका गेट का मेथड हो जाएगा और एक आपका सेट का मेथड हो जाएगा। अब जब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यू को चेंज करना चाहता है, तो अब ये सेट हाइट और गेट हाइट का मेथड इस्तेमाल करेगा। तो सेट हाइट में ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वैल्यू सेट होगी, नेगेटिव देगा तो वैल्यू सेट नहीं होगी। और जब आपने वैल्यू को वापस रिट्रीव करना है, यानी आपने प्रिंट करना है, तो आप जो मेथड यूज करेंगे वो गेट हाइट का मेथड आप यूज करेंगे। सो अब ये मैकेनिज्म है कि आपने इन मेथड्स के जरिए इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है। ठीक हो गया। तो अब कोई एरर नहीं है यहाँ पे, अब ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये बिल्कुल सही काम कर रही हैं। सो ये हमारे पास जब भी हमने किसी प्रॉपर्टी को प्राइवेट मार्क कर दिया तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगी। इवन अगर आप किसी मेथड को भी प्राइवेट मार्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी मेथड को प्राइवेट मार्क कर दिया तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट उस मेथड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर आपको कोई सेकेंडरी मैकेनिज्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। सपोज किया मैंने इस मेथड को प्राइवेट मार्क कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको प्राइवेट मार्क किया तो अगर आप देखें तो अब ये इस वाली स्टेटमेंट में आपके पास एरर आ गया है। यहाँ पे ये सिंबल शो कर रहा है कि ये मेथड यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ये मेथड लाजमी एग्जीक्यूट करे। अब मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, हम इसको एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये मेथड इसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इस क्लास के अंदर हम इसको जहाँ मर्जी चाहें कॉल कर सकते हैं। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ पर्सन के नाम से, और ये कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू रिसीव कर लेगा, लेट्स से इंट ऑफ एक्स। और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये खुद कुछ नहीं काम करेगा, लेकिन हमने एक ऑलरेडी मेथड क्रिएट किया हुआ है सेट हाइट के नाम से। ये एक्स की वैल्यू सेट हाइट को भेज देगा और सेट हाइट जो है वो हाइट की वैल्यू को सेट कर देगा। यानी हमने एक मेथड के अंदर एक दूसरे मेथड को कॉल कर दिया। और अगर हम अब हाइट की वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो अब हम यहाँ पे एक वैल्यू भेज देंगे, तो वैल्यू जो है वो हाइट में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब देखें काम फिर वही हो रहा है, लेकिन अब वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है। सो वैल्यू 11 सेट भी हुई है और 11 प्रिंट भी हुआ है। तो अगर आप कोड में देखें तो मैंने क्या किया है, मेथड को प्राइवेट रखा है, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक रखा है, वो होता ही पब्लिक है, और उस कंस्ट्रक्टर में जाके उस मेथड को कॉल कर लिया है, और कंस्ट्रक्टर जो वैल्यू रिसीव कर रहा है वो वैल्यू मैंने उस मेथड को आगे सेंड कर दी है। सो इस तरह हम डिफरेंट मैकेनिज्म बना के, अगर प्राइवेट आप मेथड बना रहे हैं तो आप मेथड को भी उसी क्लास के अंदर रीयूज कर सकते हैं। आपको कॉल उसी क्लास के अंदर फिर करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब ये मेथड डायरेक्टली यहां से कॉल नहीं हो सकेगा ऑब्जेक्ट के साथ।
अच्छा, अब हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड हैं। तो दैट्स मीन कि हमारे अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ हमारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जो हमारे पेरेंट्स से ही मिलते जुलते हैं। पहली बात यह है कि इनहेरिटेंस को हम प्रोग्रामिंग के अंदर या ऊप के अंदर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने रीयूज़ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। सो रीयूज़ के कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज़ किया मेरे पास मैंने एक क्लास डिज़ाइन की हुई है और उस क्लास के अंदर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स हैं, और अब मैंने उसी सिस्टम के लिए एक और क्लास डिज़ाइन करनी है। तो जब मैं उसी सिस्टम के लिए एक और क्लास डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास ये जो सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मैंने दूसरी क्लास के अंदर डिफ़ाइन की हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर या मेरे इस सिस्टम के अंदर रेप्लिकेशंस आ रही हैं। आप इसको सिंपल एक एग्जांपल के साथ समझ लें। अब सपोज किया कि अगर आप एक एम्प्लॉय का पेरोल सिस्टम बनाने जा रहे हैं और आपने ये आइडेंटिफाई किया कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक कैटेगरी के नहीं हैं, वो मल्टीपल कैटेगरीज़ के हैं। लेट्स से आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके पास वो परमानेंट हैं। अब डेफिनेटली आप कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट के एम्प्लॉयज़ कि जब आप करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये फील होगा कि इन दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं है बिल्कुल दोनों की, कि आप इनको एक ही क्लास डिज़ाइन करके आप उनको उसी क्लास के अंदर आप इनका कोड लिख दें। तो हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ की हैं लेकिन वो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की नहीं हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की है लेकिन वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए आप एक सिंपल क्लास डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। या आप एक एग्जांपल ले लें कि आपने एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम बनाना है, उसके अंदर बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का है, एक टीचर का है। अब ये दो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट हैं, तो आप इनके लिए एक क्लास तो डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, और एक ही प्रोजेक्ट में आपको ये दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो आपको ये दोनों क्लासेस डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप एक क्लास डिज़ाइन कर लेंगे और जब आप दूसरी क्लास डिज़ाइन करने जाएंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि सेकंड क्लास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की आ रही हैं जो आपने पहली क्लास में भी डिफ़ाइन की हुई हैं। सपोज किया आपने ये देखा कि आपने पहले एक स्टूडेंट की क्लास डिज़ाइन की थी, तो स्टूडेंट्स की जब आपने प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की तो आपने कहा कि जी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका ईमेल होगा, उसका CNIC होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी क्लास होगी, सेशन होगा, सेक्शन होगा, कोर्सेज होंगे, उसका कोई टाइम टेबल होगा। तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये स्टूडेंट के साथ अटैच कर दें। जब आप टीचर की क्लास को डिज़ाइन करने आए तो आपको ये फील होगा कि टीचर की जब आपने प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की तो यहाँ पे हो सकता है इसकी एम्प्लॉय आईडी हो। अच्छा, अब यहाँ इसकी एम्प्लॉय आईडी है, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी सेम नहीं है, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है। आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नेम की प्रॉपर्टी थी। आपने ये देखा कि नेम की प्रॉपर्टी स्टूडेंट में भी आपने डिफाइन कर दी है और अब आप टीचर में भी डिफाइन करने जा रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी आपने फादर नेम की देखी, ये भी रिपीट होगी। अगली प्रॉपर्टी आपने ईमेल की देखी, ये भी रिपीट होगी। अगली प्रॉपर्टी आपने एड्रेस की देखी, ये भी रिपीट होगी। अगली प्रॉपर्टी आपने CNIC की देखी, ये भी रिपीट होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी इन दोनों क्लासेस के दरमियान कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप इस सिमिलरिटीज़ को रिपीट करने से बेहतर है कि आप अपने इस सिस्टम के अंदर अगर आप इसको ऊप के साथ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आप इनहेरिटेंस अप्लाई कर दें। इनहेरिटेंस से क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ आप एक दफ़ा डिफ़ाइन कर चुके हैं उन प्रॉपर्टीज़ को आपको दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इनहेरिटेंस के ज़रिए दो क्लासेस के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम कर देते हैं और वो रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। तो पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपकी पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड होते हैं आप चाइल्ड क्लास के अंदर उन प्रॉपर्टीज़ या मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स मीन कि आपको दोबारा कोड को राइट नहीं करना पड़ेगा। अब नॉर्मली इसके लिए हम ये नहीं करते हैं कि हम एक टीचर क्लास बना लें और या पहले हमने एक स्टूडेंट की क्लास बना ली और फिर हम टीचर की क्लास बना रहे हैं तो हमने टीचर की क्लास को स्टूडेंट की क्लास के साथ इनहेरिट कर दिया है, क्योंकि ये लॉजिकली सेंस नहीं करता कि टीचर और स्टूडेंट जो हैं ये पेरेंट टीचर हैं।
तो ये कोई सेंस नहीं करता अगर आप इसको सोचें कि आप ये कहें कि स्टूडेंट जो है वो पेरेंट क्लास है टीचर क्लास की, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं अगर हमारे पास 2 या 3 क्लासेस हैं और उनके अंदर अगर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं तो हम उन कॉमन प्रॉपर्टीज़ को दोनों क्लासेस से निकाल लेते हैं और उन कॉमन प्रॉपर्टीज़ के लिए हम एक तीसरी क्लास बनाते हैं जो कि उनकी पेरेंट क्लास कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को देखें, जो प्रॉपर्टीज़ नेम, फादर नेम, CNIC, ईमेल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली किसी स्टूडेंट और टीचर के अलावा किसी पर्सन की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लास डिज़ाइन कर लेते हैं और उस क्लास का नाम हम रख देते हैं पर्सन। तो लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास डिज़ाइन की और क्लास का नाम मैंने पर्सन रख दिया और पर्सन क्लास के अंदर मैंने वो सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी हैं जो कि उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। लेट्स से नेम है, ईमेल है, फादर नेम है, CNIC है, एड्रेस है। तो ये मैंने ना पेरेंट की क्लास क्रिएट की, मैंने स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की और ना मैंने टीचर की क्लास क्रिएट की। तो मैंने एक क्लास पर्सन क्रिएट की और इसके अंदर सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को मैंने रखा जो दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 और क्लासेस क्रिएट करूँगा। एक क्लास का नाम मैं रख दूँगा टीचर और इस टीचर क्लास के अंदर सिर्फ टीचर्स की प्रॉपर्टीज़ में रखूँगा। सो टीचर की कोई एम्प्लॉय ID है, कोई स्केल है और टीचर का कोई डेजिग्नेशन है, ठीक है, टीचर की कोई एजुकेशन है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने टीचर क्लास में रख दी और फिर मैंने एक और क्लास क्रिएट कर दी स्टूडेंट के नाम से और उसमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का सेक्शन और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस क्लास में रख दी। अब ये 3 क्लासेस मैंने क्रिएट कर दी हैं। 2 क्लासेस ऐसे मैंने क्रिएट की हैं जो मेरे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर हम एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स देखें तो ऑब्जेक्ट या टीचर का होगा या ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टूडेंट का होगा, लेकिन इन दोनों क्लासेस की कॉमन प्रॉपर्टी मैंने एक अलग थर्ड क्लास में रख दी है ताकि ये प्रॉपर्टी मुझे दोनों क्लासेस में रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों क्लासेस को उस पर्सन क्लास के साथ इनहेरिट कर दूंगा। सो इनहेरिट करने के लिए नॉर्मली हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो एरो की का यूज़ करते हैं। लेट्स से ये एरो की मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ये एक एरो मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। इसको ज़रा रीड्रॉ कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्लासेस उस क्लास से इनहेरिट है, यानी ये पेरेंट क्लास है पर्सन वाली और टीचर क्लास जो है और स्टूडेंट क्लास जो है ये चाइल्ड क्लासेस हैं। अब जब हम इनहेरिटेंस में पेरेंट चाइल्ड क्लासेस की बात करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि पेरेंट के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें चाइल्ड के पास भी आ जाती हैं या चाइल्ड उनको एक्सेस कर सकता है। यानी ये नेम की प्रॉपर्टी हमने डिफाइन तो पर्सन क्लास में की है, लेकिन एक्चुअली में टीचर भी इस नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है अगर ये इसका चाइल्ड है तो। सिमिलरली ये रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी या क्लास और सेक्शन की प्रॉपर्टी स्टूडेंट की अपनी है, लेकिन अगर स्टूडेंट चाहे तो नेम, ईमेल, CNIC और एड्रेस की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह पेरेंट चाइल्ड बना के हम कोड की रेप्लिकेशन को अवॉइड कर लेते हैं। यानी अब ये प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो एक दफ़ा ही प्रॉपर्टीज आई हैं, तो कोई प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। अलबत्ता ये काम वही कर रही हैं जो रिपीट में कर रही थी हमारे पास। और इनहेरिटेंस को हम नॉर्मली कहते हैं ये हमारे पास इज अ रिलेशनशिप है। हम इसको बाकायदा प्रोनाउंस करते हैं कि इनहेरिटेंस हमारे पास जो रिलेशनशिप है हम इसे कहते हैं इज आर रिलेशनशिप। ये इज अ रिलेशनशिप क्यों कहलाता है, क्योंकि ये प्रोनाउन से इज़ा होता है। लेट्स से टीचर इज अ पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन। इसी तरह अगर आपने कोई क्लास क्रिएट की हुई है जिसमें आपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डाटा मेंटेन किया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि रेगुलर एम्प्लॉय इज अ एम्प्लॉय, या आप कहेंगे पार्ट टाइम एम्प्लॉय इज अ एम्प्लॉय। तो आगे भी हम देखेंगे कि सिर्फ इनहेरिटेंस ही एक रिलेशन नहीं है जो हम डिफरेंट क्लासेस में ऊप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि इनहेरिटेंस के अलावा और भी रिलेशन हैं जो डिफरेंट क्लासेस में क्रिएट हो सकते हैं। उसमें एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, एसोसिएशन है, उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कोड को रीयूज करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जब हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो ज़ाहिर बात है हमने एक तो कोड को रीयूज कर लिया। जावा में कैसे करते हैं हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेंगे।
लेकिन अब हमारे पास एक थर्ड एक्सेस मॉडिफायर भी आ जाएगा और वो एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास प्रोटेक्टेड का है। अब ये टिपिकल एक डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की कि हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग एन एग्जिस्टिंग क्लास, यानी पहले हमने एक पेरेंट क्लास बनाई होती है, हम उसी को इस्तेमाल करके एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं और जो कि चाइल्ड क्लास कहलाती है। और जो चाइल्ड क्लास होती है उसके पास हर वो चीज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट क्लास के पास आपने क्रिएट की होती है, आपको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो उसके पास आ चुकी होती है। ये एक एग्जांपल है आपके सामने स्लाइड के ऊपर, इंसेक्ट्स की एग्जांपल है जिसमें दो डिफरेंट इंसेक्ट्स को इनहेरिट करके दिखाया गया है और चूंकि उनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ कॉमन होगी तो आप वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ उनकी एक इंसेक्ट क्लास के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल भी दी गई है कि कैसे ये जो रिलेशनशिप है हम इसको इनहेरिटेंस के अंदर इज द रिलेशनशिप कहते हैं। अब इनहेरिटेंस को क्रिएट करने का तरीकेकार क्या है, ये स्लाइड C++ के अंदर बनी हुई है, लेकिन अगर हम जावा में देखें तो सपोज किया ये मैंने पर्सन की क्लास ऑलरेडी यहाँ पे डिज़ाइन कर ली है। तो अब इस पर्सन क्लास के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो और ऐड कर देता हूँ और मैं फ़िलहाल यहाँ प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के साथ ही चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ एक मेरे पास पब्लिक प्रॉपर्टी है लेट्स से मेरे पास ये दो ही प्रॉपर्टी हैं, एक नेम है और मेरे पास एक एज है, और मैंने ये प्रॉपर्टीज़ आगे स्टूडेंट और टीचर में जो हैं वो ट्रांसफ़र करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दो क्लासेस और क्रिएट करूँगा। एक क्लास मैंने क्रिएट कर दी स्टूडेंट के नाम से और एक क्लास मैंने क्रिएट कर दी टीचर के नाम से। अब लेट्स से टीचर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं एक प्रॉपर्टी फिलहाल यहाँ पे मेंटेन कर देता हूँ और स्टूडेंट की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक एक प्रॉपर्टी इनकी अपनी मार्क कर दी है और दो प्रॉपर्टीज़ मैंने वो मार्क कर दी है जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हम फिलहाल जाके इसमें से किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपस में वो इनहेरिटेड नहीं होंगे, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक अप्लाई नहीं किया इसके अंदर। सो लेट्स से अगर मैं कंट्रोलर क्लास में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट के नाम से, तो आप देखें स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज, स्टूडेंट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या स्टूडेंट के पास एज की प्रॉपर्टी है जो हमने पर्सन क्लास में डिफाइन की हुई है? नहीं, इस स्टूडेंट के पास एज की प्रॉपर्टी नहीं है, वरना ये यहाँ पे मुझे फ़ौरन शो कर देता। जैसे कि अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी सबसे पहले आ रही है, लेकिन बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही। ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी तक हमने क्लासेस के दरमियान ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन किसी किस्म की कोई इनहेरिटेंस क्रिएट नहीं की है। अब इनहेरिटेंस क्रिएट करने का तरीकेकार क्या है, या क्लासेस को इनहेरिट करने का तरीकेकार क्या है? एक और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सपोज किया ठीक हो गया। तो अगर हम टीचर ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें पर्सन क्लास की कोई प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेस नहीं होगी। देखें, सो टीचर के साथ जो है वो ग्रेड की प्रॉपर्टी तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी और एक्सेस होके नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनको अभी इनहेरिट करना पड़ेगा। जब हम इनको इनहेरिट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़, और अगर हम कोई मेथड भी फ्यूचर में डिफाइन करेंगे तो वो मेथड भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो जाएंगे। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे एक्सेस से मुराद ये है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस कर सकता है। तो अब स्टूडेंट क्लास को हमने इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्सटेंड्स का।
और उसके बाद हम बताते हैं कि कौन सी क्लास के साथ हमने इसको इनहेरिट करना है। तो क्लास हमारे पास कौन सी आ गई है, पर्सन क्लास आ गई है। अब इसका मतलब ये है कि अब अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट की क्लास चूँकि हमने इनहेरिट कर दी है तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर लेगा। तो अब S1 लिखेंगे तो देखिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, चूँकि हमने वो पब्लिक रखी हुई हैं तो वो डायरेक्टली एक्सेस भी हो रही हैं। तो वो एज, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी तरह अगर हम अभी भी टी ऑब्जेक्ट को ट्राई करेंगे तो सिर्फ ग्रेड की प्रॉपर्टी आ रही है। अब हम जाके इसको भी इनहेरिट कर देते हैं। वापस कंट्रोलर क्लास में आते हैं और जैसे ही हम टी डॉट करेंगे, सॉरी क्लास का नाम नहीं दिया हमने कि किस क्लास के साथ हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने टी यूज़ किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एज प्रॉपर्टी हमने पर्सन में डिफाइन की है लेकिन वो टीचर के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो रही है। सिमिलरली नेम की प्रॉपर्टी हमने पर्सन में डिफाइन की है लेकिन वो टीचर के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो रही है। तो इस तरह से हम पेरेंट की प्रॉपर्टी टीचर के अंदर स्टूडेंट क्लासेस जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट जो हैं अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। C++ में अगर आपने इनहेरिट करना होता है तो वहाँ पे कॉलन का साइन है, तो आप इस कोड को फिलहाल आप जो है वो इग्नोर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉपुलर टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इनहेरिटेंस करते हुए। इसमें जब पेरेंट क्लास होती है हम उसको नॉर्मली बेस क्लास कहते हैं, समटाइम हम इसको सुपर क्लास भी कह रहे होते हैं, और जो चाइल्ड क्लास होती है हम उसको सब क्लास भी कह रहे होते हैं और समटाइम हम उसको ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो सुपर और सब, बेस और ड्राइव्ड, तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारी यूज़ होती हैं जब भी हम क्लासेस को इनहेरिट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और समझनी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं और क्या हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। पहली बात आपने हमेशा ये अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप दो क्लासेस इनहेरिट करते हैं तो हमेशा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती हैं और पेरेंट क्लास के मेथड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चाइल्ड क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी पेरेंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती और चाइल्ड क्लास का कोई भी मेथड पेरेंट की क्लास का कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यानी पर्सन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं ले रहा होगा या टीचर या स्टूडेंट की प्रॉपर्टी या मेथड नहीं ले पाएगा, बल्कि सिर्फ चाइल्ड ही पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ या मेथड को एक्सेस कर सकते हैं या वो ट्रांसफ़र हो जाती है उनके अंदर। अब जब आप एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इनको मिला के इस्तेमाल करें तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं पेरेंट क्लास के अंदर, एक पब्लिक है, एक प्रोटेक्टेड है और एक प्राइवेट है। सो मैं फ़िलहाल एक ही चाइल्ड क्लास इस्तेमाल कर लेता हूँ और वो चाइल्ड क्लास मेरी जो है वो लेट्स से स्टूडेंट की क्लास है। लेट्स से इन क्लासेस के अंदर जाके मैं उन प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट के नाम से, पब्लिक वॉइड टेस्ट। और अब हम इस मेथड में आके कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ यानी जो पर्सन की प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले हम एक्स प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और एक्स को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। सो एक्स इज़ इक्वल टू 10। अगर आप देखें तो इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी पेरेंट में पब्लिक पड़ी हुई थी तो चाइल्ड इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। इसी तरह अब हम 5 प्रॉपर्टीज़ को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और हम इसको एक वैल्यू असाइन करते हैं विच इज़ y इज़ इक्वल टू 10। इसी तरह अब हम z प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और z को भी एक वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं विच इज़ 12। तो अगर आप देखें तो z प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। एक्सेसिबल है लेकिन z प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेसिबल नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की हमें रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, बट यूजुअली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपने इन प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना है यानी ये प्रॉपर्टीज़ आपने आगे चाइल्ड में ट्रांसफ़र करनी है तो आप उन प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्टेड मार्क करेंगे और जो प्रॉपर्टीज़ आपने इनहेरिट
आपको लग रहा है कि आप उनको ओपन एक्सेस नहीं देना चाहते हैं चाइल्ड को, उनकी आप जो है वो एक्सेस जो है वो मॉडिफायर जो है वो प्राइवेट मार्क कर देंगे आप। सो ये एक डायग्राम के ज़रिए एक सिंपल सा वो ही उसको इलस्ट्रेट किया गया कि आप कैसे डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ आप प्रॉपर्टीज़ की एक्सेस जो है वो लिमिट कर सकते हैं। अच्छा, ये बुक के अंदर जब आप जाएंगे तो आपका ये चैप्टर नंबर 10 जो है ये इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का है। इसका जो फर्स्ट एक सेक्शन है उसमें एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो इनकैप्सुलेशन का दिया गया है, बट एक्चुअली में इनकैप्सुलेशन की जो डिटेल है आपको वो हमारा जो पहला चैप्टर था जिसके अंदर हमने यूज़र डिफाइंड क्लासेस एंड एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर एक सेक्शन है इनकैप्सुलेशन का, आपको वहाँ पे इनकैप्सुलेशन की डिटेल मिल जाएगी। बाकी इनहेरिटेंस को थॉरोली पढ़ने के लिए आपने बुक को ही फॉलो करना है। तो बुक के अंदर वो एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा है, वो क्लॉक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल के अंदर उसने इनहेरिटेंस को अप्लाई करके दिखाया हुआ है, तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पे ये क्लास डायग्राम के साथ भी इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहा होगा, एग्जाम्पल के साथ भी यूज़ कर रहा होगा, कोड के साथ भी यूज़ कर रहा होगा, और ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स का क्या रोल होता है जब आप इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे होते हैं। और नॉर्मली जावा में दो तरह की इनहेरिटेंस यूज़ होती है। एक सिंगल इनहेरिटेंस होती है जिसमें एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है, और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है जिसमें एक पेरेंट होता है और मोर देन वन चाइल्ड हमारे पास होते हैं। जैसे हमने अभी जो यूज़ की है वो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस थी। तो आप इस सेक्शन को केयरफुली पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस भी आपके साथ